हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। जितना हमने पढ़ लिया उससे आगे ब्लड प्रेशर को शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करेगा कार्डियक आउटपुट पर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करेगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर। अब यहाँ है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन। इस बात को थोड़ा सा समझना यहाँ आवश्यक है जिससे कि हमें आगे की पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी समझ में आ सके। यानी कि एट द टाइम ऑफ सिस्टोल, हम अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। एट द टाइम ऑफ सिस्टोल हार्ट के अंदर जितना प्रेशर जनरेट किया जाता है, हम ये नॉर्मली की बात करेंगे। नॉर्मल के अंदर एट द टाइम ऑफ सिस्टोल लेफ्ट हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नियर अबाउट 120 mmHg का प्रेशर जनरेट किया जाता है और वही प्रेशर फेथफुली आगे एओर्टा के थ्रू मेन आर्टरीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो कि हम हाथ पर ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू जब उसको चेक करते हैं तो हमें 120-130 mmHg के आसपास हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। पर जब डायस्टोल का समय आता है तो डायस्टोल के टाइम में लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर फॉल करने लगता है। तो ये 120 mm का जो सिस्टोल के टाइम में प्रेशर था वो फॉल करने लगता है और फॉल करते करते अप टू 5-10 mm तक जाता है। परंतु जब हम ब्रेकियल आर्टरी में चेक करते हो डायस्टोल के टाइम में तो ब्लड प्रेशर आपको 80-85 के आसपास मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल के टाइम के अंदर प्रेशर फॉल करता है तब आर्टेरियल सिस्टम का ब्लड वापस हार्ट में आने की कोशिश करता है, परंतु इस समय एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो गया हुआ ब्लड वापस हार्ट में नहीं आ पाता। तो अब जितना ब्लड डायस्टोल के टाइम के अंदर मेजर आर्टरीज के अंदर रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक ये जो कितना ब्लड इसके अंदर रुकेगा इसको कौन डिटरमाइन करेगा कि कितना ब्लड इसके अंदर रुके? ये आगे जो कैपिलरी से जस्ट पहले, यानी कि जब ब्लड आर्टरी से वेन्स की तरफ जाने लगता है तो कैपिलरी से जस्ट पहले प्री कैपिलरी आर्टेरियोल्स जो हैं वो एक टेप की तरह या अवरोध की तरह काम करते हैं, वो उस जाते हुए ब्लड को रोकते हैं। तो इस वजह से वहां प्री कैपिलरी आर्टेरियोल्स और मेजर आर्टरीज के बीच में ये ब्लड रुकता है। तो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ब्लड वहां ज्यादा रुकेगा और उतना ही ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो जितना आर्टेरियोल्स आर्टेरियोल्स डायलेट होंगी तो उतना ही ज्यादा ब्लड आगे निकल जाएगा वेनस सिस्टम की तरफ और उतना ही ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। चलो आगे हम देखते हैं। ये देखिए आर्टेरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर आर्टेरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, आर्टेरियोलर डायलेटेशन बढ़ता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटता है। ऐसे ही आर्टेरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है, अगर घटता है आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस घटता है, और जैसे आर्टेरियोलर डायलेटेशन घटता है वैसे ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अभी हम इस बात को प्रॉपरली समझने के लिए हमें थोड़ा फिजियोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा कि जब हम आगे पैथोजेनेसिस को पढ़ें इससे पहले हमें प्रॉपरली हल्का सा फिजियोलॉजी के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा मैंने इसको हाथ से ड्रा किया है और बड़े आसान से शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम ये शरीर में कैसे काम करता है। क्योंकि ये वो फिनोमिना है कि जब आपके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको बॉडी किस तरह से मैनेज करती है। तो इसको समझे बगैर हम आगे नहीं चल सकते, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना जरूरी है। माना अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर डाउन आ रहा है, अगर ब्लड प्रेशर डाउन आ रहा है तो इट मीन्स इसको सेंस करती है किडनी। ब्लड प्रेशर डाउन को सेंस करती है किडनी। किडनी में जो ये जो ब्लड वेसल ब्लड की सप्लाई किडनी से होती है तो उस समय जो नेफ्रॉन की तरफ जाने वाला एफरेंट आर्टेरियोल है
एफरेंट आर्टियोल से नीचे एक आपने स्ट्रक्चर को पता है आपको कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो रीनल परफ्यूजन घटता है। ये बात सीधी सी है, अगर ब्लड प्रेशर गिरेगा तो रीनल परफ्यूजन यानी कि रीनल को ब्लड सप्लाई कम होगी, यानी कि जीएफआर घटेगा। तो अगर रीनल को ब्लड सप्लाई कम होती है तो इसे इसे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इसको सेंस करता है, और जीएफआर घटती है तो इसे भी ये किडनी इसको सेंस करती है। तो उसको अब इसमें टू मैकेनिज्म काम करते हैं, किडनी के अंदर टू मैकेनिज्म काम करते हैं। एक तो बैरो रिसेप्टर सिस्टम होता है, एक तो बैरो रिसेप्टर सिस्टम है जो कि बीपी को सेंस करता है, एक कीमो रिसेप्टर सिस्टम है जो कि सोडियम को सेंस करता है, यानी कि केमिकल को सेंस करता है कीमो रिसेप्टर सिस्टम। और जैसे ही ब्लड प्रेशर फॉल होता हुआ नजर आता है, उसको जैसे ही लगता है कि ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, और अगर कीमो रिसेप्टर को लगता है कि क्योंकि जीएफआर कम है तो सोडियम भी कम आएगा, जीएफआर के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके अंदर सोडियम भी कम आएगा, तो इसे किडनी सेंस करती है और इसके परिणाम स्वरूप रेनिन को रिलीज करती है। ये देखिए फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस रेनिन रिलीज होता है। अब लीवर के द्वारा एक सब्सटेंस ऑलवेज ब्लड के अंदर रहता है जिसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एंजियोटेंसिनोजन जब रेनिन ब्लड के अंदर आता है तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स में होते हैं ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के थ्रू यहां से गुजरता है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं और इसे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड के 2-3 काम है मुख्य। एंजियोटेंसिन सेकंड फर्स्ट तो पावरफुल कंस्ट्रिक्टर है, आर्टेरियोलो एज वेल एज वीनो कंस्ट्रिक्टर है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये देखिए वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। फर्स्ट आर्टेरियोलो कंस्ट्रिक्शन, देन वीनो कंस्ट्रिक्शन। जब आर्टेरियोल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये हम अभी पीछे देख के आए हैं। और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमने कहां से शुरू किया था, ब्लड प्रेशर डाउन होने से ब्लड प्रेशर अप होने तक। अब हम वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो वेन्स जब संकुचित होती है तो उससे वीनस रिटर्न बढ़ता है, और जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि डायस्टोल के एंड में जो हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड है वो बढ़ता है, यानी कि अमाउंट में बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है उसका। और जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ती है, और कार्डिक आउटपुट बढ़ती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक मैकेनिज्म है कि कैसे किडनी इसको सेंस करती है और किस प्रकार से गिरते हुए ब्लड प्रेशर को किडनी मैनेज करती है। दूसरी तरफ से एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जाता है और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन जाता है प्रिंसिपल सेल, किडनी की प्रिंसिपल सेल के ऊपर जाकर इसका वर्क करता है। ये सोडियम को रिटेन करता है, यानी कि किडनी के थ्रू जो एक्स्ट्रा सोडियम बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, जो नेट्री यूरेसिस हो रहा है, उसको ये वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड के अंदर। और जब वाटर को सोडियम को रिटेन कर लेता है तो सोडियम की टेंडेंसी है कि सोडियम अपने साथ वाटर को खींचता है, तो सोडियम रिटेन्स वाटर, एंड जब ये वाटर खींच लेता है तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा था कि कैसे गिरते हुए ब्लड को किडनी सेंस करती है, क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। देन सेकंड फैक्टर है एंजियोटेंसिन, और थर्ड है एल्डोस्टेरोन। ये सारे फंक्शन का नाम है, इस सारे सिस्टम का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और एक माइनर फंक्शन और करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये हाइपोथैलेमस में जाके थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करके प्यास को लगाता है,
यानी कि अगर वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो पानी का इनटेक की ये प्यास को लगाता है, ये एक माइनर फंक्शन है इसका। तो अगर हम आगे अगर इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो इस सिस्टम को हमें ध्यान में रखना होगा कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है और कैसे काम करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कार्डिक आउटपुट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्डिक आउटपुट को प्रभावित करते हैं। कार्डिक आउटपुट को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर है ब्लड वॉल्यूम, यानी कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्योंकि जितना वॉल्यूम ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, यानी कि जितना वॉल्यूम ब्लड में ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम उसके अंदर हार्ट में ज्यादा आएगा, उतनी हार्ट की कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहेगी और उतना ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट जो फैक्टर है कि ब्लड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना अधिक होगा उतनी कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहेगी, और वॉल्यूम ब्लड का जितना कम होगा उतनी कार्डियक आउटपुट कम रहेगी। तो ब्लड वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, कुछ ये देखें हम। ब्लड वॉल्यूम सबसे पहला इंक्रीज सोडियम इनटेक। अगर कोई व्यक्ति सोडियम यानी साल्ट का इनटेक ज्यादा करता है, अगर खाने में और में कोई सलाद में, फ्रूट्स में, इनमें डालकर अगर बहुत ज्यादा सोडियम का यानी सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का सेवन ज्यादा करता है, तो नमक जो है या सोडियम जो है वाटर को रिटेन करता है, और वाटर को रिटेन करके अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब डिफेक्ट्स इन नेट्रीयूरेसिस, ये नेट्रीयूरेसिस क्या है? नेट्रीयूरेसिस है कि जिसके माध्यम से किडनी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा अमाउंट के सोडियम को बाहर निकालती है। किडनी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट के सोडियम को इफेक्टिवली बाहर जो फेंकती है, उस प्रोसेस का नाम, यूरिन के थ्रू जो बाहर निकालती है उस प्रोसेस का नाम है नेट्रीयूरेसिस। तो फर्स्ट है इनटेक ज्यादा हो, दूसरा है इस प्रोसेस के अंदर गड़बड़ हो, डिफेक्ट इन नेट्रीयूरेसिस। तो अगर नेट्रीयूरेसिस कम होगा तो फिर अल्टीमेटली सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगा, सोडियम रिटेंशन बाय द किडनी। अगर सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगा तो वाटर रिटेन होगा, वाटर रिटेन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, देन कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। देन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन के बारे में अभी पढ़ा, कोई ऐसी पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता हो, तो वो ऑलवेज किडनी की प्रिंसिपल सेल पर जाके सोडियम को फिर रिटेन कर लेगा। सोडियम को रिटेन करते ही वाटर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देन कार्डिक फैक्टर लाइक एक मैंने आपको कहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है डिपेंड करेगा स्ट्रोक वॉल्यूम पर और हार्ट रेट पर। तो यहाँ हम हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट डिपेंड करेगी हार्ट रेट पर और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट पर। हार्ट कितनी एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। जितनी ज्यादा तेजी से यानी कि हार्ट रेट ज्यादा हो या कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि पावर ज्यादा हो, तो ये कार्डिक आउटपुट ज्यादा रहेगी। ये देखने में आता है, ये जो यंगर्स और एंग्शियस, जो एंजाइटी के पेशेंट ऑलवेज ऐसे इन्फ्लुएंसेस में जिसमें सिंपैथेटिक आउटफ्लो ऑलवेज तेज रहता है, या ऐसे कंसिक्वेंसेस उनके आते रहते हैं जिसकी वजह से ये कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीपीआर, अब कुछ फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जिसके अंदर ह्यूमरल फैक्टर मींस ये these factors are always remain our blood and net balance of these factor determines what will be the TPR। यानी कि ये फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं, और जैसी आवश्यकता पड़ती है, ये हैं कुछ कॉन्स्ट्रिक्टर हैं और कुछ डायलेटर्स हैं। तो ये आर्टेरियोल्स पर अपना काम करते हैं, आर्टेरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना और उसको डायलेट करना। तो ये काम करते हैं, ये जैसी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली पड़ती है, कभी कॉन्स्ट्रिक्टर की, जैसे एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी कार्डियक डिमांड ज्यादा है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो आर्टेरियोल्स डायलेट हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और
उसकी ये पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से रेगुलेट करते हैं। तो इसमें कुछ है कॉन्स्ट्रिक्टर्स, दीज आर कैट, ये मैंने आपको याद करने के लिए CAT दिया है, इसे आप इससे याद रख पाएंगे इसको। कॉन्स्ट्रिक्टर क्या है? कैटाकोलेमीन्स, एंजियोटेंसिन सेकंड, थ्रोम्बोक्सिन A2। कैटाकोलेमीन्स यानी कि डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एंजियोटेंसिन सेकंड, ये एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में अभी हम पीछे बात करके आए हैं। एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, ये बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले, समय समय पर रिलीज होने वाले वो फैक्टर्स हैं जो कि आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं। डायलेटर्स, दीज आर PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, मीन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रेडिकाइनिन्स। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन्स है, ये डायलेटरी सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये जब रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर तो आर्टेरियोल्स को डायलेट करवाते हैं, और आर्टेरियोल को अगर डायलेट करवाते हैं तो TPR को कम करते हैं, और TPR को कम करते हैं तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटाते हैं। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं ये अगर ज्यादा रिलीज होते हैं तो ये आर्टेरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग TPR, इसमें एक न्यूरल फैक्टर है। ये न्यूरल फैक्टर भी काम करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की ब्लड वेसल में जेनेटिकली अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ज्यादा हो, या दूसरा व्यक्ति है जिसमें अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कम है। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए। एपिनेफ्रिन के सॉल्यूशन में, सेम एपिनेफ्रिन के सॉल्यूशन में, अगर व्यक्ति की ब्लड वेसल के अंदर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो वो वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। अगर किसी व्यक्ति की ब्लड वेसल में अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बजाय बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ज्यादा है तो सेम सॉल्यूशन में, यानी कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की प्रेजेंस में वो वेसल डायलेट करेगी। तो यानी कि ये डिपेंड करेगा न्यूरल फैक्टर्स पर, ये भी इसको प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं आगे। अदर कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड PR, इसमें एक बहुत बड़ा लंबे समय तक करने वाला आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लंबे समय तक अगर थोड़े थोड़े बार बार अगर लगातार ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो इसके अंदर आर्टरीज के अंदर रिएक्टिव चेंजेस आने लगते हैं। इसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मींस हुआ हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल। तो लॉन्ग स्टैंडिंग इंक्रीज प्रेशर लोड ऑन वेसल्स, लगातार लंबे समय तक अगर प्रेशर लोड रहता है वेसल्स पर तो रिएक्टिव चेंज आते हैं। मीडियल वाल हाइपरट्रॉफी होती है आर्टेरियोल्स की, जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये जो मीडियल वाल हाइपरट्रॉफी होती है ये अल्टीमेटली इंक्रीज आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, ये आर्टेरियल रेजिस्टेंस को बढ़ाती है ड्यू टू हार्डनिंग एंड नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो अगर लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बना रहता है तो ये हाइपरट्रॉफी क्रिएट करता है इसमें, और जिससे कि परमानेंट इंक्रीज PR, जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस लगातार ज्यादा रहने लगता है, जिसकी वजह से ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। ये हम बात करेंगे मित्रों थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी हम एसेंशियल हाइपरटेंशन और इसके कॉजेज के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। अगर कुछ नहीं समझा पाया हूँ तो आप उसे नोट कर लें, और जब भी हम मिलें तो हम इसके ऊपर दोबारा बात कर सकते हैं। थैंक यू।